प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, आप सभी का मैं समसामयिक श्रृंखला में स्वागत करता हूं। साथियों, एक सिविल सेवक आकांक्षी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह तथ्यों को अपने मस्तिष्क में सही जगह पर कैसे रखे। आप सभी को इस यात्रा में, सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की यात्रा में 14 से 15 विषयों का अध्ययन करना है और इस 14 से 15 जो विषय हैं इसमें आपको कई तथ्य अपने मस्तिष्क पर रखने होंगे। अगर आप सिर्फ तथ्यों को याद करने के रूप में जाएंगे तो आप कभी भी इन तथ्यों को अपने मस्तिष्क में सही जगह पर नहीं रख पाएंगे, तितर बितर ही रहेगा। और अगर आप अपने बैग में अगर सामान को तितर बितर रखें तो आप जब उन सामानों को निकालने जाते हैं तो वह सही तरीके से नहीं निकल पाता है। निकालने जाते हैं कुछ और, निकल जाता है कुछ और अगर हम लोग उसी बैग में अगर सभी सामानों को सही और व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो जो सामान हम निकालना चाहते हैं सदैव वही सामान निकलता है। इसी तरीके से अगर परीक्षा में अगर हम लोग विषयों को समझकर, उसकी अवधारणा को समझकर अध्ययन करेंगे तो जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो हम लोग सही तथ्य को सही समय पर निकाल पाएंगे। और तितिर बितर याद करने में जाएंगे, निकालने जाएंगे कुछ और तथ्य, निकल जाएगा कुछ और प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो पांडुरंगा, अगर आप लोग गुंडा बनना चाहते हो तो विषयों के रीढ़ को, विषय की अवधारणा को समझने पर बल दीजिए। जल्दी जल्दी में याद करने का प्रयास कभी ना करिए, यह गलत दिशा में है, आप बिल्कुल कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये मेरी हिदायत है, मानना नहीं मानना आप लोगों का कार्य है, लेकिन आपको यह मेरी बात कुछ दिन अवश्य कर देखना चाहिए। अगर लाभ होता है तो ठीक, और नहीं होता है तो निकाल कर फेंक दीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आज जो पहला विषय है, क्या मुफ्तखोरी राज्य की निष्क्रियता को छिपाने का एक तरीका है। तो ये इसमें देख रहे होंगे कि राज्य की जो निष्क्रियता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वास्तविक रूप से कार्य करने के बजाय लोक लुभावन वादे कर ही जनता का वोट पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी निष्क्रियता की यहाँ बात की गई है। और आप एक देखेंगे तो वर्ष 2021 में थुलम सरवनन नाम के एक चुनावी उम्मीदवार थे। उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या वादे करते हैं, क्या ये कभी दे पाते, अगर ये बन भी जाते तो इस पर भी प्रश्न है। और अगर दे देते तो उस राज्य के राजकोषीय स्थिति का क्या होता, इसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन यह जरूर समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत ही भयानक होती। प्रत्येक गृहिणी के लिए 1 करोड़ और 20 लाख की एक कार जैसी असाधारण वादे की पेशकश की गई। 1 करोड़ देंगे हर गृहिणी को और 20 लाख की एक कार देंगे, यानी आपकी फॉर्च्यूनर, आपको टोयोटा या जो भी कार आती है 20 लाख में, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो भी आती है 20 लाख तक की जो भी 4 पहिया वाहन आती है, मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। व्यवसाय शुरू करने की तलाश में एक युवा को 1 करोड़, ऐसे युवा जो व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं या व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी 1 करोड़ देंगे सरवनन साहब। चंद्रमा की 100 दिन की यात्रा भी कराएंगे। यहाँ लोग हवाई जहाज नहीं चढ़ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते रह गए कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, लेकिन अभी तक वो बेचारा प्रतीक्षा ही कर रहा है कब चढ़ेंगे। ये महाशय जी चंद्रमा पर ले जा रहे हैं। लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए 300 फीट का कृत्रिम ग्लेशियर ही बना देंगे। जो प्राकृतिक ग्लेशियर हैं वो तो संकुचित होते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं, और ये महोदय कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये भयानक प्रकृति चल रही हमारे देश में। कोई भी दल इस रेवड़ी संस्कृति से दूर नहीं है, सभी दल इसमें लिप्त है। और इसके प्रति जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी चिंता जता चुके हैं और स्वयं प्रधानमंत्री भी चिंता जता चुके हैं, भले ही उनका दल
लगा हुआ है इसी संस्कृति में। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न है, आप इसको हल कर सकते हैं। रेवड़ी संस्कृति से आशय क्या है? यह अतार्किक रूप से मुफ्त में चीजें बांटने के वादे से संबंधित है। बिल्कुल, रेवड़ी संस्कृति उसी को कहा जाता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आपको रेवड़ी दिया जाता है। रेवड़ी क्या है? रेवड़ी तिल का और मूंगफली का एक पापड़ी है। तो वो जाएंगे तो बहुत सस्ता रहता है तो लोग बांटते रहते हैं। तो वैसे ही जब चुनाव जीतने के लिए कोई लोक लुभावन वादे करता है, कोई मुफ्त में चीजें बांटने के वादे करता है, उसको प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी संस्कृति से संबोधित किया हुआ है। रेवड़ी संस्कृति के प्रचलन से राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अवश्य ही पड़ता है साथियों। कई राज्य दिवालिया होने की स्थिति में है। केवल कथन एक सही है गलत, क्योंकि कथन एक और दो दोनों सही है। केवल कथन दो सही है ये भी गलत, कोई भी कथन सही नजर नहीं आता ये भी गलत है, दोनों तो कथन सही है, यानी कि ऑप्शन चौथा होगा। आगे चलते हैं। और चाबहार बंदरगाह को फिर से मजबूत करना। अभी जो भारत के पतन एवं पोत परिवहन और मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो कहाँ गए थे? तो ईरान गए थे, और ईरान में वो चाबहार गए थे। और जब वो चाबहार गए तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, उसको हम लोगों को अवश्य ही जान लेना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग चाबहार को जान लेते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में है और इसको विकसित करने का काम, इसको आधुनिक बनाने का काम भारत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहता है, अफगानिस्तान तक, और इसी के माध्यम से वह मध्य एशिया, यूरोप और रसिया तक भी पहुंचना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये बीच में पाकिस्तान है जिसके इरादे नापाक हैं। हम लोगों को भूमिगत एक्सेस देता ही नहीं है कि हम लोग ईरान तक पहुंच पाए। तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बच जाता है, क्या? हवाई यात्रा। अब हवाई यात्रा के लिए मैं यहाँ वायुमंडल में तो प्लेन चला नहीं सकता हूं, तो हवाई यात्रा बहुत ही महंगी होती है और एयर स्पेस में भी हम लोग को एक्सेस नहीं देता है, और एयर स्पेस में भी हम लोग को एक्सेस नहीं देता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान के साथ अपने आर्थिक संबंध को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये चाबहार बंदरगाह कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में पड़ गया था, लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारे पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो यहाँ गए थे, तो इस पर फिर से जान आ गई है। तो उसी को लेके खबर है, इसको आप पढ़िए। यहाँ पर दीर्घ अवधि निष्क्रियता के बाद केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया से व्यापार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने में अपनी रुचि को पुनर्जीवित किया है। भारत फिर से उसको विकसित करने के लिए रुचि दिखा रहा है। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 20 अगस्त को चाबहार पतन के दौरे में थे। 20 अगस्त को शहादत सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की जयंती। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों और समुद्री संबंधों को, ये थोड़ा गलत हो गया है, समुद्री संबंधों को मजबूत करने का एक मौका होगा। महामारी के कारण भारत और ईरान के बीच यात्राओं की संख्या कम हो गई थी, पूरे विश्व भर में कम हुई थी, केवल भारत और ईरान के बीच में ही नहीं। यह यात्रा यूरोप, रूस और CIS का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट किसको कहा जा रहा है? जो 1991 में जो USSR या सोवियत यूनियन से जो अलग हुए देश, जैसे कि अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो इन सभी को ही CIS कंट्री कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उससे भी इसको संबंध को हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह के विकास करने की आवश्यकता होगी। चाबहार यात्रा के दौरान श्री सोनोवाल ने टर्मिनल पर काम में प्रगति की समीक्षा की और बंदरगाह पर लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों में दक्षता में सुधार और चाबहार की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 6 मोबाइल हार्बर क्रेन दिए, ताकि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में सामान की अदला बदली की जा सके। आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ छूट गया है, थोड़ा दब गया है, लेकिन फिर भी ये देख रहे होंगे चाबहार है और यहाँ पर जरांज है और यहाँ पर जो
यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है डेलाराम। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डेलाराम, और ये जरांज है और ये चाबहार है। और यहीं पर है ग्वादर, पाकिस्तान का बंदरगाह, और चाबहार जो ईरान में है। ये देख रहे होंगे यह सीमा है, इधर पाकिस्तान है जिसके इरादे नापाक हैं और इधर अफगानिस्तान है। और यहाँ पर बघेल ट्यूटोरियल्स है। आगे चलते हैं तो वर्ष ये जो चाबहार बंदरगाह है जिसका विकास भारत करना चाहता है। क्यों करना चाहता है साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, लेकिन बीच में प्रमुख रोड़ा अटकाता है नापाक इरादे वाला पाकिस्तान। इसीलिए भारत इस चाबहार बंदरगाह का विकास करना चाहता है। तो वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो इसके उद्देश्य जो भी थे उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला उद्देश्य तो यही था कि भारत के बाहर एक बंदरगाह का भारत विकास करे और उस बंदरगाह के सभी सुविधाओं का लाभ भारत ले सके। तो ये है भारत का पहला अपतटीय पतन का निर्माण और खाड़ी में विशिष्ट प्रवणता वाले भारतीय अधोसंरचना का विकास करना। तो ये खाड़ी में जो भारतीय बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य था। आप जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के संभवतः कभी न खत्म होने वाले तनावपूर्ण रिश्ते के कारण पाकिस्तान के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए दीर्घकालिक एवं सतत समुद्री मार्ग निर्मित करना है। कि पाकिस्तान के साथ तो कभी रिश्ते मुझे लगते नहीं है कि सामान्य होंगे, हो सकते हैं, लेकिन बहुत अभी कई सालों तक बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। तो इसीलिए हम लोग को यह चुनना पड़ रहा है। वर्ष 2001 में जब तालिबान की यहाँ हार हुई और हामिद करजाई की सरकार आई, तब वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात किया ईरान से और चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की बात हुई। फिर इसके बाद मनमोहन सिंह जी सरकार आई और उन्होंने यहाँ से जरान से लेकर डेलाराम तक के हाईवे का निर्माण किया। वर्ष 2016 में यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब गए और वहां भी चाबहार बंदरगाह को लेकर बातचीत हुई। यहाँ पर आप पढ़ेंगे उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी साहब, जो अभी तालिबान सरकार आने से वहां से पलायन कर गए हैं। आगे चलते हैं तो ये देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं हसन रूहानी साहब थे 2016 में जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। अभी तो राष्ट्रपति वहां परिवर्तित हो गए हैं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि शहीद बेहस्ती बंदरगाह को एक पारगमन केंद्र बनाना और इससे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापार गलियारे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, ट्रांजिट कॉरिडोर है, जोड़ने का भारतीय दृष्टिकोण है। तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ से अभी ईरान से होकर रूस के मॉस्को तक क्या बन रहा है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर बन रहा है रूस के मॉस्को तक और कहाँ चाबहार तक। यहाँ पर एक और पोर्ट है ईरान में, मेरे को उसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ पा रहा है, तो वो भी उससे जुड़ेगा। तो चाबहार को इस इंटरनेशनल साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से भी जुड़ने का विचार है भारत का, ताकि भारत की पहुंच मॉस्को तक हो सके भूमि सीमा के तहत। पिछले कुछ वर्षों में चाबहार मार्ग के लिए एक इसको काट दीजिएगा, एक रणनीतिक उद्देश्य सामने आया है। आप जान रहे हैं कि ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो बंदरगाह है ग्वादर, ये BIR के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो चीन BRI के तहत इस ग्वादर बंदरगाह का उपयोग कर रहा है। और यहाँ से एक सड़क गई है जो POK से होके जाती है, और POK से होके जाती है तो यानी वो भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है, क्योंकि यह जो POK वाला पार्ट है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत का मानना है कि यह भारत की भूमि है। और अगर कोई सड़क यहाँ से जा रही है तो चीन को भारत से भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन चीन ने भारत से बात नहीं की। तो भारत का मानना है ये मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, भारत की
संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए भारत BRI में शामिल नहीं है और चीन इस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। तो इस तरीके से चीन की उपस्थिति कहाँ हो गई, तो अरब सागर में। तो एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पर भी उद्देश्य है भारत का कि चीन की शक्ति को यहाँ काउंटर करना। तो ये वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। सरकार मध्य एशिया को भविष्य के व्यापार के लिए ईरान के माध्यम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो अभी मैंने ये जो आपको ये बताया, यही क्या कहलाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक भी कहते हैं, सीपेक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये जो ठंडे बस्ते में पड़ गया था 2016 के बाद, अभी भारत इसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास था। तो ये जो 4-5 साल जो हैं, इस क्यों ठंडे बस्ते में पड़ा, क्यों विकास कार्य रुक गया, तो उसके एक प्रमुख कारण थे ये महोदय। ये बहुत ही सरफिरे किस्म के आदमी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन गए थे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के डोनाल्ड ट्रंप। और 2015 में इन्होंने JCPOA से इन्होंने एक तरफा अपना जो पीछे हट गए। JCPO क्या है, तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। साथियों, ऐसी ये जो समझौता हुआ था 2015 में, क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसी खबर थी कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है चीन और पाकिस्तान के सहयोग से, और विश्व के जो शक्तिशाली देश हैं, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका, वो नहीं चाहते कि कोई और भी देश अब परमाणु हथियार को प्राप्त करे। तो ईरान के परमाणु हथियार के निर्माण को रोकने के लिए ही वर्ष 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौता होता है। और उस समझौते में जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, कहाँ के, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है और जर्मनी भी है। तो उसमें ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कि आप यूरेनियम का ज़्यादा मात्रा तक संवर्धन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का 99 से 95% तक उसका संवर्धन करना पड़ता है। तो इसको कुछ 37-38% ही संवर्धन करने की इजाज़त दी गई। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, तो उसकी भी संख्या को सीमित किया गया था। मतलब ईरान जो है परमाणु विज्ञान है, उसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में कर सके, परमाणु हथियार के रूप में न कर सके। तो इसीलिए यह समझौता हुआ था। किसके बीच में? ईरान था, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 मेंबर थे, जर्मनी था और यूरोपीय यूनियन भी था। और इस समझौते से पहले अब ईरान ऐसा समझौता क्यों कर रहा था? क्योंकि इससे पहले ईरान पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। आर्थिक प्रतिबंध के कारण ईरान को विवश होना पड़ा इस समझौते के लिए। लेकिन वर्ष 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इस संधि को मान नहीं रहा है, JCPOA को, और वह परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है चीन और पाकिस्तान के सहयोग से। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए JCPOA समझौता से अमेरिका को पीछे खींच लिया। और जब अमेरिका को पीछे खींचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब ईरान पर प्रतिबंध लग गए तो भारत का जो व्यापार था ईरान के साथ, वो भी बाधित हो गया। जब निर्णय इन्होंने लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे पहले भारत के जो तेल आपूर्तिकर्ता देश, उसमें से जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक था ईरान। जब प्रतिबंध लगा तो एकाएक वो कम होने लगा। तो एक प्रमुख कारण यही है कि जो चाबहार बंदर का विकास रुका, उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप की यह निर्णय था कि JCPOA से अमेरिका की सदस्यता वापस ले लेना। और जो भी यहाँ बंदरगाह बन रहा था साथियों, ये बंदरगाह आप देख रहे होंगे, इस बंदरगाह को जरा देखते हैं। ये जो बंदरगाह देख रहे हैं चाबहार, ये जो चाबहार बंदरगाह है, इसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। कई मशीन लगेंगे, कई इक्विपमेंट लगेंगे, इंश्योरेंस लगना है, ये सभी डॉलर में होते हैं।
इन सभी का काम डॉलर में होता है, और जब ईरान पर प्रतिबंध लग गया तो कोई डॉलर का उपयोग नहीं हो पा रहा था, इसीलिए भी इस बंदरगाह का विकास नहीं हो पा रहा था। तो यही एक समाचार है जिसको आपको जानना चाहिए। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। जरांज डेल आराम क्या है, चाबहार कहाँ स्थित है, कौन सा वहाँ सागर लगता है, ग्वादर क्या है, BIR क्या है, INCSTC क्या है। तो आप इसको समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिखा है बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने शब्दों के माध्यम से आप लोगों को बताया है। संभावनाएं क्या है उसको देख लेते हैं। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद, आप जानते हैं अशरफ गनी की सरकार को बर्खास्त कर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है वर्तमान में। तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के साथ संबंध भी तोड़ दिए। तो जैसी तालिबान आया, भारत ने अफगानिस्तान से सारे संबंध तोड़ लिए। वहां जितने भी विकास के कार्य चल रहे थे, जितनी भी सहायता भारत के द्वारा पहुंचाई जा रही थी अफगानिस्तान में, भारत ने वो सब बंद कर लिए। क्योंकि जो तालिबान सरकार है वो हिंसा के सिद्धांत पर काम करती है, और भारत एक लोकतांत्रिक और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानने वाला देश है, तो वह इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन अभी समझ में आया कि कूटनीति में कुछ सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, और भारत अपने संबंध फिर से मधुर करना चाहता है अफगानिस्तान से, जहां तालिबान की सरकार है जो एक रूढ़िवादी और कट्टरवादी सरकार है, और भारत वहां अपना दूतावास खोलने पर विचार कर रही है ताकि मध्य एशिया अफगानिस्तान से हमारा व्यापार बेहतर हो सके। तो यही संभावनाएं हैं कि चाबहार एक बार फिर से चाबहार को विकसित करने की राह नजर आ रही है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली क्लास में ये जो विषय है, चीन की तकनीक कंपनियां भारत में व्यापक जांच के दायरे में हैं। ये जो वीवो है, ओप्पो है, MI, Xiaomi और हवाई, ये जो कंपनी है, इन कंपनियों पर अभी आयकर के छापे पड़ रहे हैं। तो इन कंपनियों पर आयकर के छापे क्यों पड़ रहे हैं, कौन से कानून के तहत पड़ रहे हैं, और इनका विश्व स्तर पर किस तरीके से प्रभाव है, भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से प्रभाव है, आगे की राह संभावनाएं क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, अपने उद्देश्य को व्यापक कीजिए। आप ये परीक्षा पास करने की तैयारी से नहीं, एक सिविल सेवक बनने की उद्देश्य से पढ़ाई करिए। साथियों, पढ़ना तो है ही, लेकिन जब हम लोग अपने उद्देश्य को संकुचित कर लेते हैं तो वहाँ हम लोग को परेशानी होने लगती है, उलझन आने लगता है, उबाऊपन लगने लगता है, निराशा आने लगता है। लेकिन जब हम लोग अपने उद्देश्य को व्यापक करते हैं कि हम एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, तो यह विषय महत्वपूर्ण है, इसको हमको समझना पड़ेगा। यह एक प्रकृति की चीज़ है, मानव होने के नाते समझना पड़ेगा, तो वहाँ आनंद की अनुभूति होती है और पढ़ाई अच्छे से होती है। तो यह डिसीजन आपको लेना है कि आप कैसे जाएंगे। मेरा मानना है कि आप प्रकृति को समझने के लिए, सिविक सेवक बनने के लिए पढ़िए, न कि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी विषय के साथ में, और इसके साथ में कुछ और अन्य भी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। और वो क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। हैकाथॉन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आधुनिक तकनीक से जुड़ा हुआ है। हैकाथॉन है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, तो इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे।